guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav and today we are going to discuss the excretory system of Pheretima. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट क्या है। अब बात आती है भैया हैबिटाट क्यों जानना है। ऑर्गेनिज्म जिस तरीके की हैबिटाट में रहता है उसका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा, किस तरीके का वो एक्सक्रीटरी सिस्टम अडॉप्ट करेगा, वो सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटाट में रह रहा है तो उसके पास इनफ अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, यानी कि उसे जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करना है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए उसके पास इनफ क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होगा। तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, वो सीधा अमोनिया को एलिमिनेट कर देगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटाट में ग्रो करते हैं या लिव मतलब एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, उनके अंदर अमोनिया मेनली एक्सक्रीटरी मैटर की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा केस ले, अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसके पास इतना ज्यादा मॉइस्चर या वाटर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो इन दैट केस ऑर्गेनिज्म या तो यूरिया को एलिमिनेट करेगा या यूरिक एसिड को एलिमिनेट करेगा, यानी कि वो यूरियोटैलिक होगा या यूरिकोटैलिक होगा, क्योंकि उसे वाटर उसके पास इतना अवेलेबल ही नहीं है कि वो अमोनिया को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सके, क्योंकि अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं फेरेटिमा के ऊपर। फेरेटिमा पोस्ट्यूमा या अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये यूरियोटैलिक होगा या ये यूरिकटैलिक होगा। ठीक है, अब हमारा फेरेटिमा क्या है, हमारा फेरेटिमा यूरियोटैलिक होता है, यानी कि इसके वेस्ट मटेरियल में यूरिया को ये एलिमिनेट करता है। अगर हम कंपोजिशन कहें कि इसके एक्सक्रीटरी मैटर की क्या कंपोजिशन होती है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मेनली यूरिया प्रेजेंट होगा। सो 40% इसमें यूरिया होता है, 20% अमोनिया प्रेजेंट होगा और 40% इसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीशन है, जो इसको विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना। ठीक है, अब आते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली इसके पास होते हैं नेफ्रिडिया, यानी कि इसके पास एक ऐसी मशीनरी है जिसका नाम हमने दे दिया नेफ्रिडिया, जो इस वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने वाला है। इन नेफ्रिडिया की पोजीशन के बिहाफ पर हमने कहा कि हमारे अर्थवर्म के अंदर 3 तरीके के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कि कहाँ पर वो रिसाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन हमने कहा 3 तरीके के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के अंदर। सबसे पहले जो सेप्टा पर प्रेजेंट है, सेप्टल जिन्हें हम कहेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया। आपको पता है इसकी बॉडी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सेप्टा प्रेजेंट है। और जब हमने मॉर्फोलॉजी भी करी थी तो हमने कहा था कि सेप्टा में कुछ इस तरीके से रोज ऑफ नेफ्रिडिया अरेंज होती हैं, इन्हीं नेफ्रिडिया को हमने बोल दिया सेप्टल नेफ्रिडिया। दूसरा हमारे पास है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के बाद थर्ड है हमारे पास फेरिंजियल, जो कि फायरिनिक्स रीजन के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नेफ्रिडिया है अपना वेस्ट मटेरियल 2 तरीके से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, या तो बॉडी के बाहर डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, अलग से इन्होंने अपना कोई पोर बना लिया, एक्सक्रीटरी पोर बना लिया, उसके थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे, या हो सकता है किसी और बॉडी ऑर्गन की हेल्प लेके अपने वेस्ट मटेरियल को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ हमारे ऐसे समझदार हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते। ये नेफ्रिडिया कहते हैं कि मैं इतना वेस्ट अपना खुद से एक्सक्रीटरी पोर बना के उसे बाहर क्यों निकालूं, इंटेस्टाइन का जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सारा एनएस के थ्रू तो बाहर निकलना ही है, तो मैं उसी के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल बहा देता हूँ और उसके थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर जो नेफ्रिडिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, किस तरीके से वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, अगेन हमारे पास 2 कैटेगरी है कि या तो हमारा नेफ्रिडिया एक्सोनेफ्रिक हो सकता है। एक्सोनेफ्रिक का मतलब अगर वो अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू अगर वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो वो एक्सोनेफ्रिक हो गया। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है,
या फिर वो एंटीरोनेफ्रिक हो सकता है। एंटीरोनेफ्रिक का मतलब अगर वो अपना वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन के थ्रू या कहें एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो एंटीरोनेफ्रिक हो गया, है ना। तो एंटीरोनेफ्रिक वाले समझदार हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सक्रीटरी पोर नहीं बनाया, वो वेस्ट मटेरियल उन्होंने इंटेस्टाइन में डाल दिया कि अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा, है ना। तो इनमें से समझदार कौन से हैं? एंटीरोनेफ्रिक में आता है हमारा सेप्टल नेफ्रीडिया प्लस हमारा फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है। तो ये आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो सारा हमारा इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डक्ट। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया क्या करता है, ये बेचारा अपना खुद से इसने पोर बनाए हुए हैं, एक्सक्रीटरी पोर बनाए हुए हैं जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजी अगर याद है तो हमने क्या कहा था, आफ्टर सेवंथ सेगमेंट के बाद, सेवंथ सेगमेंट के बाद बॉडी के अंदर ऊपर बहुत सारे नेफ्रीडियोपोर देखने को मिलते हैं। इन नेफ्रीडियोपोर को ही हमने क्या कहा है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है जो बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट का मतलब ही क्या है, बॉडी वॉल। तो जो बॉडी वॉल में प्रेजेंट है उसको इंटेग्यूमेंट्री कह दिया, ठीक है। तो सेवन सेगमेंट के बाद बहुत सारे हमें पोर देखने को मिलेंगे। कितने पोर? इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया इतने ज्यादा होते हैं कि 200 टू 250 नेफ्रीडियोपोर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं इस क्लाइटेलम वाले रीजन में। क्लाइटेलम वाले रीजन में 2000 से लेके 2500 तक नेफ्रीडियोपोर आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्लाइटेलम वाले रीजन को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोला जाता है। फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है भैया? बहुत सारे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया भरे हुए हैं ना, बहुत ज्यादा वहां पे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? ओके। अब चलते हैं कि नेफ्रीडिया दिखते कैसे हैं, किस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, किस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थवर्म में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इन चीजों को इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमारा क्लियर लगे, ठीक है। तो चलो पहले हम इसमें इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है। अगर हमने कहा कि हमारे पास सेप्टल नेफ्रीडिया है, सेप्टल नेफ्रीडिया है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेप्टा में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये क्या चीज है, ये हमारे सेप्टा है, दीज आर सेप्टा, ये सेप्टा है, दीज आर सेप्टा। इन सेप्टा के अंदर सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। कितने सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे? हर एक सेप्टा में कम से कम 40 से 50 सेप्टा मतलब 40 से 50 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन रो, एक रो के अंदर, सेप्टा के अंदर एक सेप्टा में 2 सेप्टल रो होती हैं, किसकी? सेप्टल नेफ्रीडिया की। एक रो में 40 से 50 नेफ्रीडिया होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेप्टा के अंदर 2 सेप्टल नेफ्रीडिया की रो प्रेजेंट होगी। और नेफ्रीडिया कितने होंगे? एक रो के अंदर कम से कम 40 से 50, तो हम कह सकते हैं एक सेप्टा के अंदर 100 से 150 सेप्टल नेफ्रीडिया अवेलेबल होंगी, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है? जितने भी सेप्टा इन सभी के अंदर रोज में प्रेजेंट है, एक्सटीरियरी और इंटरली दोनों तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा भैया हमारे पास है फेरेंजियल। फेरेंजियल के नाम से पता चल रहा है फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, फेरेंजियल रीजन मतलब फेरिनेक्स में प्रेजेंट होगा। ये क्या है? हमारा फेरिनेक्स रीजन है, ठीक है, फेरिनेक्स रीजन है। अब इस फेरिनेक्स रीजन के अंदर जो हमारे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है उनको फेरेंजियल बोला जाता है। फेरेंजियल कहाँ है? फेरिनेक्स कहाँ है? 4th सेगमेंट, 5th सेगमेंट और 6th सेगमेंट। यानी कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पे प्रेजेंट है? 4th, 5th और 6th सेगमेंट के अंदर, ठीक है। कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? इसी फेरिनेक्स रीजन में या बकल कैविटी के अंदर ओपन हो रहे हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल वो कलेक्ट करेंगे वो बकल कैविटी के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देंगे, क्योंकि एंटीरोनेफ्रिक के वेस्ट मटेरियल किस में डालना है? गट में डालना है, एलिमेंट्री कैनाल में डालना है। सेप्टल नेफ्रीडिया भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया भी क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ सुप्रा इंटेस्टाइनल डक्ट, एक डक्ट होती है सुपर इंटेस्टाइनल डक्ट, उसकी हेल्प से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल इस इंटेस्टाइनल रीजन में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड हमने बात किया इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री आप देख पा रहे हो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। इंटेग्यूमेंट्री कहाँ पे होगा? बॉडी वॉल में। इंटेग्यूमेंट्री कहाँ है? यहाँ है। और बॉडी वॉल के अंदर हमने कहा कम से कम 200 से 250, और सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्लाइटेलम रीजन के अंदर, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई? बस यही देखना है हमें और कुछ नहीं देखना है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। कुछ फनल्स होंगी, कुछ डक्ट होंगी, वो हम साथ के साथ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। कुछ बातें हैं जो यहाँ से पढ़ लेते हैं। सिलेटेड फनल, ओके, ये हमारी नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर हमें समझा रहा है कि नेफ्रीडिया के अंदर 3 पार्ट होता है। अच्छा, इससे पहले हम चलो नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। नेक्स्ट में आई थिंक हमने नेफ्रीडिया रखा, हाँ जी, ये देखिए
ये हमारा नेफ्रीडिया, एक टिपिकल नेफ्रीडिया कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी आप समझेंगे कि कैसे ये नेफ्रीडिया होता है। देखो, टिपिकल नेफ्रीडिया इज काइंड ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे से एक स्ट्रक्चर होती है। अच्छे स्ट्रक्चर का मतलब एक माउथ होगा, माउथ के साथ इसमें एक नेक होगी, नेक के साथ ही हमारी ट्यूब है और ट्यूब के बाद एक टर्मिनल एंड होगा। सिंपली क्या कहा मैंने, एक माउथ होगा, माउथ के साथ एक छोटी सी नेक होगी, नेक के साथ हमने ये हमारी एक ट्यूब बना ली और ट्यूब के साथ यहाँ पर आपने एक फनल। ठीक है, आप ऑब्वियस सी बात है इस ट्यूब को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और यहाँ पर हमारी फनल बन गई है। क्या, अगर मैं इसको सीधा करूंगी तो मैं सीधा करके क्या कहूंगी, माउथ बना दिया मैंने, नेक बना दिया और फिर एक ट्यूब मैंने बना दी, थोड़ी सी इसमें नैरो होगी और वो एंड में एक टर्मिनल डक्ट से ओपन हो रही है। अगर मैंने इसको इलोंगेट कर दिया तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माउथ की बात करी। माउथ कहाँ है हमारा, ये हमारा माउथ है। माउथ में देख रहे हो, जहां भी माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, हम उसको स्टॉम वर्ड से डिक्टेट करते हैं। तो ये हमने स्टॉम लगा दिया। स्टॉम क्यों लगा दिया, क्योंकि नेफ्रीडिया का ये माउथ है तो नेफ्रीडियोस्टॉम हमने कह दिया। ठीक है, ये नेफ्रीडियोस्टॉम है, ये इसका माउथ है। माउथ क्यों कहा, क्योंकि जब इसकी ओपनिंग आप देखोगे तो इसमें एक अपर लिप होता है, एक लोअर लिप होता है और कुछ इस तरीके से ये ओपनिंग होती है, इसलिए इसको हमने माउथ बोल दिया। अब इस माउथ के अंदर भी बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सीलिएटेड होता है ये, बहुत सारे सीलिया। ये सीलिया क्या करते रहते हैं, हमेशा बीट करते रहते हैं और जो जिससे भी ये कनेक्टेड है, मेनली जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये सिलोमिक कैनाल से या हम कहें सिलोम से कनेक्टेड होते हैं। और सिलोम के अंदर जो फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड है ना, उसकी बीटिंग होती रहती है और वो सिलोमिक फ्लूइड इस नेफ्रीडिया के अंदर जाता रहता है। उसी सिलोमिक फ्लूइड में से जो वेस्ट मटेरियल उसको इकट्ठा करके इस टर्मिनल नेफ्रीडियल डक्ट के थ्रू ये सारा का सारा किसमें डाल देते हैं, सुप्रा इंटेस्टाइनल डक्ट में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। हमने क्या कहा, नेफ्रीडियोस्टॉम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, बहुत सारे सीलिया आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे सीलिया नजर आ रहे हैं, बीट करते हैं और इनकी बीटिंग की वजह से ही जो भी सिलोमिक फ्लूइड होगा वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब एक नेक है, नेक बेसिकली है क्या, एक ऐसी ट्यूब है जो इस नेफ्रीडियोस्टोम को कनेक्ट कर रही है। नेफ्रीडियोस्टोम कह सकते हो आप, नेफ्रोस्टोम कह सकते हो, तो नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस नेफ्रीडियोस्टोम को कनेक्ट करता है किसके साथ, फनल के साथ या कहें हम डक्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारी डक्ट है। अब इस डक्ट के अंदर बहुत सारे ट्विस्टिंग से प्रेजेंट है। अब डक्ट को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस डक्ट में एक हमारे पास स्ट्रेट लोब होता है जिसमें कोई भी हमें कॉन्वोल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा, कोई फोल्डिंग नहीं देखने को मिल रही, उसको हमने स्ट्रेट लोब बोल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है ये हमारा एपिकल लोब है। एपिकल लोब क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना, तो एपिकल लोब हमने बोल दिया इसको। ट्विस्टेड लोब क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट इसमें है। ट्विस्टेड लोब के भी हमने दो पार्ट कह दिए। डिस्टल लोब, ये डिस्टल लोब है, दिस वन इज द डिस्टल लोब, जो दूर है वो डिस्टल हो गया। जो प्रॉक्सिमल है, जो माउथ के पास में है, उसको प्रॉक्सिमल लिम्ब कह दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्यूब इतनी इलोंगेटेड क्यों बनाई भाई, क्या जरूरत है इतना ज्यादा फोल्डिंग करने की। एक्चुअल में होता क्या है, जब सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है उस टाइम पे सिलोमिक फ्लूइड लिक्विड होता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल को ये रीजन कलेक्ट करेगा और उसको यूरिया में, यानी कि कम क्वांटिटी वाले, कम वाटर क्वांटिटी वहां पे रह सके और जो भी मैक्सिमम अच्छी अच्छी चीजें हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, इसीलिए ये जो ट्यूब होती है इतनी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड या इतनी ज्यादा फोल्डेड होती है। ठीक है, इसका बस एक ही पर्पस है कि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल इस नेफ्रीडियल डक्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो उसमें कोई भी यूजफुल चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, हमने लेंथ बढ़ा दी एक्चुअल में ट्यूब की, ताकि मेनली एब्जॉर्प्शन वहां से हो सके और यूरिया जो है वो सॉलिड फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपने यही याद रखना है कि एक टिपिकल नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर में एक माउथ होता है जिसको नेफ्रीडियोस्टोम कहते हैं, एक नेक होती है प्लस उसमें ट्यूब होती है और ट्यूब को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन डिस्टल लिम्ब बोल दिया, प्रॉक्सिमल लिम्ब बोल दिया, स्ट्रेट लोब कहा क्योंकि कोई कॉन्वोल्यूशन वहां पे देखने को नहीं मिल रहा, तो सबसे एंड वाला पार्ट है उसको एपिकल लोब कह दिया। और जहां से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल हमारा ओपन हो रहा है डक्ट में, उसको हमने टर्मिनल नेफ्रीडियल डक्ट कह दिया। ये एक टिपिकल सेप्टल नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर है। सेप्टल नेफ्रीडिया इज द लार्जेस्ट नेफ्रीडिया जो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलता है।
बाकी जो हमारे दो नेफ्रीडिया होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री प्लस हमारा फेरेंजियल, उनका साइज कंपैरेटिवली शॉर्टन होता है, क्योंकि सेप्टल नेफ्रीडिया का काम ज्यादा है, उसे सिलोमिक फ्लूइड को प्योरीफाई करना है, इसीलिए उसका साइज भी लार्जेस्ट है, वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। अब इस डायग्राम के अंदर आपको सेप्टल नेफ्रीडिया दिखाया हुआ है कि इंटेस्टाइनल रीजन में सेप्टल नेफ्रीडिया किस तरीके से अरेंज होता है। मैंने क्या कहा था, 2 रो होगी सेप्टल नेफ्रीडिया की, एक रो के अंदर 40 से 50 सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगी। तो आप देख रहे हो इंटेस्टाइन के दोनों तरफ सेप्टल नेफ्रीडिया की रोज प्रेजेंट, दीज आर सेप्टल नेफ्रीडिया, और एक रो हमारी ये हो गई, एक रो हमारी ये हो गई। तो इस तरीके से एक सेप्टा में, इंटेस्टाइनल रीजन में एक सेप्टा में कम से कम 100 से 150 सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्टल नेफ्रीडिया की एक ट्यूब है, ये जितने भी सेप्टल नेफ्रीडिया है, जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करेंगे वो इस ट्यूब में डालेंगे, और उस ट्यूब का सारा वेस्ट मटेरियल किस में आएगा, इस ट्यूब में आएगा। किस में आएगा, जिसको हम कह रहे हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है, ये जो मेन ट्यूब है जिसमें दोनों के दोनों ओपन हो रहे हैं, इसका नाम क्या है, सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट, जो इन द लास्ट इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, सारा वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। क्लियर, ओके। सेप्टल नेफ्रीडिया की ही स्ट्रक्चर आपको समझनी थी, क्योंकि फेरेंजियल नेफ्रीडिया और हमारा जो इंटेग्यूमेंटेड नेफ्रीडिया है, उनमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, माउथ नहीं होगा, प्लस साइज उनका थोड़ा छोटा होगा। हमारा जो इंटेग्यूमेंट्री है उसके अंदर तो सिर्फ माउथ प्रेजेंट नहीं होता, बाकी उसमें सारी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्विस्टेड लिम्ब प्रेजेंट है, डिस्टल लिम्ब प्रेजेंट हो, टर्मिनल डक्ट प्रेजेंट होती है, फनल होती है। फेरेंजियल की बात करें तो उसमें फनल भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो वो हमारा शॉर्टेस्ट इन साइज होता है। क्लियर, बस इतना ही आपका डिफरेंस, और इतनी ही बातें आपने याद रखनी है विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक है जी, ओके। अब हम देख लेते हैं हमने नोट्स में क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करी हैं। तो हमने कहा कि सीलिएटेड फनल होगी, यानी कि नेफ्रीडिया की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एक सीलिएटेड फनल, सीलिएटेड फनल जो माउथ वाला पार्ट है ना, जिसको हमने नेफ्रोस्टोम कहा है, क्योंकि उसमें सीलिया और सीलिया क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। लेंगे द सेगमेंट प्रोसीडिंग द सेगमेंट कंटेनिंग द मेन मास ऑफ द नेफ्रीडियम, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट सिलेटेड केनाल होगी, जिसको हमने नेक बोल दिया है, कंटिन्यूएशन विद द नेफ्रोस्टोम एंड इट एंटर द नेक सेगमेंट बाय पर्सिंग द सेप्टम, बिल्कुल सही बात है, ये सब सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Body of the nephridia, which is long convoluted tube, it open outside through the nephridiopore and the pore lies on the ventrolateral surface of the segment, and the pair of such nephridia is arranged on either side of the alimentary canal. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है हमारा जो बाहर नेफ्रीडियोपोर के थ्रू ओपन होता है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, जो सीधा डायरेक्ट बॉडी वॉल के थ्रू बाहर उसकी ओपनिंग रहती है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ नेफ्रीडियम इज डिवाइडेड टू सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर रीजन। सिलिएटेड में कौन सा रीजन आएगा, माउथ और नेक आएगी। ग्लैंडुलर रीजन इंट्रासेलुलर इन ओरिजिन होता है, मस्कुलर रीजन इंट्रासेलुलर इन ओरिजिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लैंडुलर रीजन नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता है फ्रॉम द ब्लड एंड द नेफ्रोस्टोम कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, इनकी लोकेशन है। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहां पर होते हैं, 3 पेयर टफ है, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में अवेलेबल है। 4th और 5th अपना सारा वेस्ट मटेरियल फेरेनिक्स में ही ड्रेन आउट करते हैं, एंड 6th सेगमेंट बकल कैविटी में ड्रेन आउट करता है। इंटेग्यूमेंट्री अटैच्ड टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस, एंड सेप्टल प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन द डिस्टल। क्लियर, ओके जी। These different type of nephridia are similar in their structure. They regulate the volume and composition of the body fluid by eliminating the excretory matter. A nephridium start out as a funnel that collect excess fluid from the coelomic chamber, and the funnel connected with the tubular part of the nephridium, which deliver the waste through a pore on the surface of the body wall with the digestive tube. Okay जी, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, जिसमें हमने क्या देखा कि जब हम अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के नेफ्रीडिया बॉडी के अंदर हमारे लोकेटेड होते हैं, और उनके लोकेशन के बेस पर हमने 3 तरीके के नेफ्रीडिया पढ़े, और उनसे किस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन होता है वो भी हमने देखा। जो सेप्टल नेफ्रीडिया है वो सिलोमिक फ्लूइड को प्योरीफाई करता है, इंटेग्यूमेंट्री बॉडी वॉल से, या कहें कि सिलोमिक डायरेक्टली वो सिलोमिक फ्लूइड से ही कनेक्टेड है, बट जो भी वेस्ट मटेरियल होगा बॉडी के बाहर निकालेगा। और फेरेनिक्स वाला फेरेंजियल रीजन, यानी कि जब वो इनगल्फिंग हो रही है उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके एक्सक्रीट आउट करता है इन द बकल चैम्बर।
ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।